नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओएस सिंह जी, जो हैं एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। नमस्ते ओएस सिंह जी। हेलो, आप कैसे हैं? थैंक यू, आई एम फाइन। हम शुरू करें? हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ पैदा हुए हैं और आप कहाँ से हैं? मैं बिहार में पैदा हुआ, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं से मैंने जो है हाई स्कूल का एजुकेशन प्राप्त किया, और उसके बाद जो है कॉलेज में मैं पटना आ गया। आप स्कूल में कैसे थे? आप हाँ, पिटाई होती थी? आप क्लास के नंबर थे? कभी कभी होती थी। मेरे अंकल खुद भी टीचर थे उसी स्कूल में, तो ही वॉज वेरी हार्ड टास्क मास्टर, तो कभी कभी होती थी। हाँ, पिटाई भी होती थी, डांट भी पड़ती थी। फिर आप कॉलेज पटना में गए? पटना में गया कॉलेज, पटना कॉलेज। कौन सा साल था वो 1957 था, 1957। 57। हाँ। अच्छा, तो आपने कॉलेज में कौन सी डिग्री हासिल करी? देखिए, कॉलेज में पहले इंटरमीडिएट आर्ट्स आइए बोलते थे, फिर बीए किया ऑनर्स, फिर एमए किया पटना से, और हाँ, ये मतलब डिग्री किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन पॉलिटिकल साइंस। ओके। उसके बाद जो है मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी का लिया, और उसमें 1965 में मैं आईपीएस में ज्वाइन किया, माउंट आबू में। हाँ, तो थोड़ा आप बताइए कि आईपीएस का सिलेक्शन रेट वो क्या है, और उसके लिए जो आपने पढ़ाई बहुत करी होगी ना, तो हाँ, वो थोड़ा बताइए। जी जी। हाँ, उसके लिए देखो कि काफ़ी पढ़ाई करनी होती है, और जो अपना सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ है, पब्लिक रिलेशन है, और देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारी सब्जेक्ट, और इंग्लिश का जैसे एसे है, जनरल नॉलेज है, और सब काफ़ी सब्जेक्ट था। उसमें हमने काफ़ी पढ़ाई की, मेहनत करना होता है। उसके बाद वाइवावोसी होता है, इंटरव्यू। वंस यू आर सेलेक्टेड, क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मेरा इलाहाबाद में हुआ था, और अलग अलग रखते हैं ना जगह, क्योंकि सबका दिल्ली में नहीं कर सकते हैं। जी। कलकत्ता में भी है, मद्रास में, उसमें जो सेंटर थे तो इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद फाइनली आई वाज सिलेक्टेड। फिर मेरा अगेन मेडिकल भी इलाहाबाद में हुआ, और उसके बाद हम वहाँ पर माउंट आबू ज्वाइन किए और ट्रेनिंग जी 1 साल का, और उसके बाद फिर दिल्ली में आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ, जी। वो 9 महीने का। उससे पहले पंजाब में फिलौर में स्टेट ट्रेनिंग हुआ 3 महीने का, टोटल 2 इयर्स का था जी। प्रोबेशन जो पीरियड था। हाँ। हाँ, जी, तो उसमें आपसे करवाते, आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, और फिर वो प्रोबेशन में आपसे करवाया क्या था? देखिए, हमने तो मतलब हम तो सब अप्लाई करते हैं तो वो सारा आप भरते हैं ना, जैसे कि आईएएस का, आईपीएस का, सेंट्रल सर्विस का, सबका। फिर आपके जो मेरिट के मुताबिक जहाँ सिलेक्शन होता है उसके लिए, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं 2 साल का। हर का ट्रेनिंग होता है, आईएएस का जैसे मसूरी में है, और जो सेंट्रल सर्विसेज के अलग अलग हैं, कई के पुणे में है, कई नागपुर में है, कई जगह अलग अलग है, इनकम टैक्स का है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जी। तो हमने यही आईपीएस का किया था, तो उसमें हुआ, तो हम ट्रेनिंग वगैरह किए 2 साल का। उसके बाद पोस्टिंग हुई, तो मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हुआ जी। दिल्ली के बाद। दिल्ली में तो ट्रेनिंग था, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर में हुआ। वो कैपिटल है हाँ, अंडमान का। तो उसका हेडक्वार्टर है पोर्ट ब्लेयर में भी रहे। फिर एक जगह हम एसडीपीओ रहे, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, मायाबंदर में, मिडलैंड नॉर्थ अंडमान में भी 2 जगह रहा। बताया, समझ नहीं आप मिडिल ऑफ
मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान। अच्छा, नॉर्थ अंडमान। हाँ, मिडिल एंड नॉर्थ। मिडिल और पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। ओके। और वो मिडिल अंडमान, और एक है कार निकोबार। तो ये सारे तो आइलैंड्स हो गए ना, क्योंकि हाँ। अच्छा। मुझे ना पता नहीं है कि आईपीएस में होता क्या, तो आप थोड़ा वो बताएंगे कि आईपीएस में करते क्या है? देखो, ये आईपीएस जो है इंडियन पुलिस सर्विस है। ओके। तो इट इज वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस है। ओके। तो उसी तरह आईपीएस हो गया, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, फिर सेंट्रल सर्विसेज भी हैं सारे। तो आईपीएस में जो बेसिकली जो इसका रोल है वो है आपको कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू इन्वेस्टिगेट क्राइम, ओके। और जो आपके जो पब्लिक ग्रीवांसेज हैं रिलेटिंग टू दिस पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम, उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, उनको सेटिस्फाई करना। तो बेसिकली तो यही है। वैसे तो बहुत है, आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो सीआईडी बोलते हैं। ओके। हाँ। देन लेटर ऑन वो सीबीआई का भी है, वो भी हेडेड बाय द आईपीएस है। तो अलग अलग एजेंसीज हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपको कि हर स्टेट का अलग कैडर होता है। ओके। जितने स्टेट है ना, तो दे आर आईपीएस ऑफिसर्स लाइक आईएएस, दे आर अलॉटेड टू स्टेट कैडर। और हाँ, लेकिन उनका कंट्रोल जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होता है, एमएचए। जो सतीश जो शाह है ना, अपने ने ये कौन से शाह है, अमित शाह, ही इज हेडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उनका कंट्रोल होता है। okay. लेकिन स्टेट में अलॉटेड है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ उनका भी काफी रोल रहता है, आपको मतलब ड्यूटीज देने में, आपका काम सुपरवाइज करने में, देखने में, पोस्टिंग वगैरह में उनका भी रोल रहता है काफी। चीफ मिनिस्टर या तो खुद होम को भी कंट्रोल करें, या नहीं भी हो तो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो जो होम या पर्सनल वगैरह है ना, पर्सनल मीन्स जो कंट्रोल करते हैं ना, स्टाफ ऑफिसर वगैरह को, हाँ, तो वो उनका रोल रहता है। और आप स्टेट में रहते हैं तो स्टेट के जैसे डीजीपी है, हेड है, उसके बाद एडिशनल डीजी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज, और एसडीपीओ हैं सब डिवीजन के इंचार्ज। ये सब अपने अपने पोस्ट हैं। और आपको सेंट्रल में भी डेपुटेशन होता है, जैसे सेंटर में आपका हो गया सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल जो एयरपोर्ट वगैरह आप देखते हैं ना, एयर इंटरनल ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जी, तो मैं उसमें भी रहा, आई वाज कमांडर लॉन्ग एगो। और बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है, आपके आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस का है। पुलिस और मिलिट्री में फर्क ये है कि मिलिट्री जो है दे हैव वो उसका पब्लिक से डायरेक्ट उतनी डीलिंग नहीं है। okay. पुलिस की है, बिकॉज यू मिलिट्री इज मोस्टली ऑन द बॉर्डर। हाँ, ये बॉर्डर है और उनका अलग है, आर्मी एक्ट है, ये वगैरह है। okay. तो हम लोगों का जो है सो इस तरह का नहीं है, मतलब वी आर मोर जैसे कि पीस टाइम में आप होता है, आप जनरल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्राइम कंट्रोल करते हैं, ये सब है। और आर्मी जो है वो अलग है करके। तो आप बताएंगे कि आईपीएस जो है वो आपने बताया काफी सब डिविजन्स हैं, तो आईपीएस बहुत बड़ी रैंक है या आईपीएस के अंदर रैंक ज्यादा बड़ी? हाँ, अंदर है। आईपीएस तो देखो कि ये है कि इंडियन पुलिस सर्विस है, इट इज ए सर्विस। तो उसके अंदर सब डिविजन्स हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। yes. और जो है स्टेट पुलिस के भी हैं, जैसे कि आप यू राइट फ्रॉम कांस्टेबल्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ईएसआई,
सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, Yeah. देन डीएसपी ओके स्टेट के हैं। हाँ। अच्छा, वो उनका भी कोटा है आईपीएस में आने का। ओके हाँ, 33%, 1/3 हाँ। of them will be from the state. Otherwise उनका प्रमोशन कैसे होगा? हाँ, तो इसीलिए उनका भी है, जी। उनको भी चांस मिलता है। लेकिन जो डायरेक्ट रेगुलर रिक्रूट है वो आते हैं तो उनकी पोस्टिंग जो है एएसपी से शुरू होती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, फिर एसपी होते हैं, सीनियर एसपी होते हैं, जी। लाइक दैट। हाँ, तो आप कितने साल के लिए थे आईपीएस ऑफिसर? हम थे लिटिल मोर देन 35 इयर्स। 35 इयर्स। और आपने बताया अंडमान में हुई आपकी पोस्टिंग? पहली पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग। और कहाँ हुई आपकी पोस्टिंग? मेरी अंडमान में हुई, इसके बाद वहां से मैं फिर दिल्ली आ गया था। जी। दिल्ली में रहा, उसके बाद हिमाचल बिकेम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ओके। ऑन 25th of January 1971। वो कोई सेपरेट हुआ स्टेट? हाँ, पहले यूनियन टेरिटरी था। किसका? यूनियन टेरिटरी था, जैसे यूनियन टेरिटरी होता है ना, जैसे कि आपको पौंडीचेरी है, ओके दो दे हैव ए असेंबली। ओके। दिल्ली भी अच्छा। यूनियन टेरिटरी था। अच्छा, यूनियन टेरिटरी। हाँ, ओके, यूनियन ओके, अच्छा टेरिटरी अच्छा है। अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। केंद्रीय शासित जो हाँ, क्षेत्र हाँ, बताते हाँ, हैं। हाँ, अभी आपको है अंडमान अंडमान है, यूनियन लक्षद्वीप टेरिटरी, है, हाँ, दिल्ली है, लक्षद्वीप हाँ। वगैरह। तो हिमाचल भी पहले यूनियन टेरिटरी था। जी फिर उन्होंने प्रयास किया, मिसेज इंदिरा गांधी जी। थी, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. परमार, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल और उनकी अच्छी थी उनसे अपना टाई अप इक्वेशन। तो हिमाचल गॉट स्टेटहुड, फुल प्लेस। ओके। तो फिर हम लोगों को हिमाचल, कुछ ऑफिसर्स को दिल्ली से आईएएस आईपीएस वगैरह को हिमाचल अलॉट कर दिया। तो आई वेंट टू हिमाचल। फिर मैं अबाउट 30 इयर्स रहा हिमाचल काडर में बिफोर रिटायरमेंट। ओह, सो यू वर इन हिमाचल होल टाइम? यस यस। तो अर्लियर आई वाज इन यूनियन टेरिटरी, अंडमान। यूटी कैडर, ओके इंक्लूडिंग दिल्ली, अंडमान, हिमाचल एंड गोवा वगैरह भी था उस समय में, जी। पौंडीचेरी, जी। तो वो सब था, मिजोरम था, सब चीज। तो धीरे धीरे स्टेट बनते गए तो यूनियन टेरिटरी कम होता गया। तो देन आई स्पेंट अबाउट 30 इयर्स इन हिमाचल। उस बीच में मैं डेपुटेशन पर गया कई जगह, ओके। लेकिन काडर मेरा वही रहा, स्टेट। तो आप क्या पेपर वर्क संभालते थे? आप करते क्या थे आप? देखो, ऐसा है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट में थे, फील्ड में, डिस्ट्रिक्ट वाज कंसीडर्ड एज फील्ड। ओके। तो हम डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन और जैसे पब्लिक डीलिंग और फेयर फेस्टिवल, जो भी चीज होता है वो सबको एक्टिवली हम एसोसिएटेड होते थे, कंट्रोल करते थे। Okay. उसमें उसमें आपको सब डिवीजन होता था। हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 सब डिवीजन हुआ, कुछ 5, 6, 7 अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। पुलिस स्टेशन हो गया, फिर पुलिस पोस्ट हो गया, इस तरह से फॉर वॉच एंड वार्ड एंड ऑल दिस थिंग, क्राइम कंट्रोल। तो हम उसमें जैसे कि इंस्पेक्शन करते थे पीरियडिकली, सरप्राइज भी विजिट करते थे। कभी कोई ऐसा हो गया, कहीं कंप्लेंट आ गया कि दे आर नॉट अटेंडिंग टू पब्लिक कंप्लेंट्स, या तो सरप्राइज भी रेज करते, विजिट करते थे, इंस्पेक्शन करते थे, क्राइम मीटिंग करते थे मंथली या जब भी कभी वीकली और फोर्टनाइटली भी, क्राइम कंट्रोल करने के लिए। Okay. हाँ, उन लोगों को सुपरवाइज करते थे वहाँ, मतलब जैसे डीएसपी होते थे सब डिवीजन में, फिर थाने में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होते थे, तो उन लोगों से सारी रिपोर्ट्स लेते थे। केसेस आते थे उसको हम भी सुपरवाइज करते थे जी। और जो सीरियस केसेस थे, स्पेशली रिपोर्टेड लाइक मर्डर, रेप और डकैती वगैरह, इस तरह के केसेस को हम लोग खुद भी सुपरवाइज करते थे, देखते थे।
कुछ केसेस हम खुद भी करते थे जो हमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट करती थी, विजिलेंस का या और कोई ऐसे बहुत बड़ा कोई स्मगलिंग हो गया, कुछ ऐसे जैसे वहाँ टिम्बर का बहुत होता था हिमाचल में। लकड़ी जो है ना, वो फॉरेस्ट का, तो राफ्ट बना करके दरिया से ले जाते थे कहीं डिपो वगैरह में, तो उसमें काफी ऐसे थे माफिया वगैरह स्मगलिंग करते थे, एंड दैट वाज इवन दोज डेज इन लैक्स, अब तो करोड़ों में या उससे भी ज्यादा का होता है। तो उनको भी पकड़ना, ये करना, वो करना, प्रोसिक्यूट करवाना। फिर प्रोसिक्यूटर्स भी होते थे उस समय पुलिस के साथ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कोर्ट में केसेस प्रेजेंट करते थे। बाद में 1974 में जब सीआरपीसी अमेंड हुआ ना पिछला, तो जो है वो उसको पुलिस से अलग कर दिया गया। ओके, अच्छा। तो आप बताइए कि जो आज मुझे पहला तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, मैंने अभी भी सीखा है, आपने बताया। मुझे बताइए जो फिल्मों में दिखाते हैं वो पुलिस वगैरह, वो क्या सच मतलब वैसे ही होता है? वो पूरा नहीं दिखाते हैं सही, वो ऐसे जो है फिल्म के उसके तरह का, मतलब नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। वो दिखाते हैं उनको, तो आपने देखा होगा कई बार उनकी कैप टेढ़ी रहती है, वो स्टार भी सही नहीं रहते हैं, दिखा देते हैं, और लोग भी उसको मान लेते हैं कि चलिए पुलिस अफसर है या होगा। हाँ, उस तरह का करते हैं फिल्मिंग। सो दे आर, it is also allowed under cinematography act. हाँ, otherwise तो मतलब it is not allowed। तो वो उनको उसके लिए पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए वो करते हैं। So it is not 100% correct exactly, but they try to depict देखिए इस तरह का होता है and all this thing, क्या पुलिस अफसर है उनका रोल। आपने कभी अपने जूनियर ऑफिसर या किसी को देखा है ब्राइब लेते हुए? मतलब हाँ, यू कैन से देखा भी है, कई को तो हम पकड़े भी, सजा भी दिए। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई और हमने रेड करवाया। इवन एक जगह जब मैं एसपी था हिमाचल में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो आर्मी पीपल दे वर रिक्रूटिंग सोल्जर्स, और उसमें हमें कंप्लेंट आया कि दे आर टेकिंग ब्राइब। उस समय इन थाउजेंड्स, लाख तो नहीं, वो बात तब के थाउजेंड्स, अब के लैक्स हैं। वो हम बात कर रहे हैं 1977। हाँ, तब तो हाँ, थाउजेंड्स भी बहुत था। हाँ। एक आदमी अगर कोई सिपाही आर्मी में भर्ती होने के लिए 10,000 रुपया दिया, तब भी बहुत बड़ी बात है। वो बेचारे हिमाचल ऐसे गरीब स्टेट में अपनी जमीन उमीन बेच के या कोई मवेशी कुछ बेच करके कहीं से बड़े मुश्किल से मैनेज किया हुआ। आज भी हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट पुअर स्टेट्स इन इंडिया। हाँ, पुअर है, और लेकिन क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, ऑलमोस्ट मच बेटर। हाँ, करप्शन बहुत कम है। तो आर्मी वाले ने तो उसमें भी हमने रेड करवाया किया और पकड़ा उन लोगों को, एंड वी गॉट देम प्रोसिक्यूटेड थ्रू सीबीआई, क्योंकि हमारी जुरिडिक्शन नहीं थी। तो वो केस हमने रजिस्टर करके सीबीआई को सौंप दिया, और सीबीआई में काफी दिन तक चला प्रोसिक्यूशन होके, एंड सम ऑफ देम वर कन्विक्टेड आल्सो। आपको कभी डर लगा ये मतलब जॉब करते हुए? नहीं, देखो ऐसा डर तो नहीं लगा। पहले हम सुनते थे। पहले आई टेल यू माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन द कॉलेज इन पटना। तो हम जाते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को गांधी मैदान में वो परेड देखने। तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स आते थे, बड़ा रोबदार अच्छे ड्रेस में, वेल टर्न्ड आउट, यूनिफॉर्म में, तो बड़ा वो रिवॉल्वर लटका हुआ, शोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो दैट यूज्ड टू इम्प्रेस मी कि बड़ा अच्छा है, वेरी स्मार्ट एंड ऑल दिस थिंग। तो तुम लोगे कुछ? नहीं। तो
आई मीन दो तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वही जब हम ट्रेनिंग में गए तो ट्रेनिंग तो डिफिकल्ट होता है। ओके। और उस समय फिर धीरे धीरे और भी ट्रेनिंग को वो बनाया डिफिकल्ट, ताकि यू कैन फेस दिस इंसर्जेंसी। या कई जगह है जैसे मध्य प्रदेश में एंटी डकैती ऑपरेशन है। Okay. और कई जगह नक्सलाइट्स, एंटी नक्सलाइट्स ऑपरेशन है। तो उसमें तो काफी रिस्क है लोगों को। तो दैट वे दिल्ली में तो काफी क्राइम था जब हम थे, लेकिन हिमाचल में कंपेरेटिवली कम था क्राइम। फिर भी मतलब जैसे कि रात में हम चले गए एकाएक यूनिफॉर्म में, कभी विदाउट यूनिफॉर्म, कुछ स्टाफ को लिए कहीं तो पता लगा कि भाई कहीं स्मगलिंग हो रही है जी। ड्रग्स का, कहीं कुछ और हो रहा है। तो उस समय मतलब एक तरह का फीलिंग तो होता था कि भाई ठीक है, देयर कुड बी अटैक ऑन मी, लेकिन चलो प्रिपेयर। और हम तब सर्विस में ट्रेनिंग कर चुके थे सब चीज। उसमें जैसे कि माउंटेड पुलिस का है, घोड़े का राइडिंग वगैरह 6 मंथ्स का था, वो किया था, फायरिंग वगैरह। और आर्मी में भी हम लोग एक फोर्टनाइट के लिए अटैचमेंट था जम्मू कश्मीर सेक्टर में। छम्ब जौरिया जो है जम्मू का, जो आपको आता है अभी जहाँ पर इंसर्जेंसी वगैरह अखनूर वगैरह है, हाँ, उस तरफ हमने रात में पेट्रोलिंग। और हम लोग जो एम्बुश करने गए थे तो हमारे साथ आर्मी की टीम थी, तो हम लोग पाकिस्तानी एरिया में चले गए थे एक बार रात में, काफी आगे। जी जी। तो क्योंकि ओपन है, पता नहीं चलता है इंडिया का है आगे पाकिस्तान का है। सब जगह तो वो बॉर्डर वो नहीं है ना, फेंसिंग लाइन नहीं ड्रॉन हुई नहीं, है। फेंसिंग नहीं है। इधर वाघा वगैरह पर तो है वहाँ। ओके। अच्छा। लेकिन आप उधर चले जाइए तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो उधर कुछ नहीं है। तो पता बताया कि वो आर्मी का जो मेजर था कि भाई वी वेंट टू द पाकिस्तानी एरिया। दूसरे दिन बताया। अच्छा। और रात में तो हम लोग चले गए थे काफी। और एम्बुश उनके साथ, उनके प्रोटेक्शन था, फायर आर्म्स वगैरह सारा प्रिकॉशंस लिया हुआ था। बट वी वेंट अहेड क्वाइट फार अप। तो गए और सब आए सब चीज। तो उस सबसे के बाद इतना डर नहीं लगता था ऐसा कि इफ आई हैव ज्वाइन दिस सर्विस आई हैव टू फेस इट कॉन्सिक्वेंसेस। और मेरी काफी लंबे अरसे तक मेरी पोस्टिंग विजिलेंस में भी रही जी। विजिलेंस जो है ना, सतर्कता विभाग, उसमें जो मतलब जो खास करके जो पब्लिक सर्वेंट क्राइम करते हैं ना, जैसे आपने करप्शन का कहा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 था, 83 वो हो गया वो। हाँ। तो देखिए कि उसमें आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं केसेस, और बहुत तिकलिस होता है। कोई तहसीलदार है उसके खिलाफ कर रहा है, आपके कोई पुलिस के ही इंस्पेक्टर है, दोस्त होंगे आपके, हाँ, डीएसपी है, हाँ, उनके खिलाफ। हाँ, कई जानने वाले भी होते हैं, कई एमएलए हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हाँ। तो एक बार हमने किसी जो कोई था, कोई सूद थे, तो वो लकड़ी का वो स्मगलिंग वगैरह का केस था उनके खिलाफ। तो मेरे से पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने पेंडिंग रखा था। फिर मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा नहीं, बट दिस हैज टू बी फाइनलाइज्ड दिस वे और दैट वे। तो इन्वेस्टिगेशन मैंने किया, तो आई हैड टू अरेस्ट हिम। हाँ। फिर जब हम अरेस्ट किए तो बड़ा हंगामा हुआ, यूएन कराई। वो छोटा सा टाउन था और वहाँ के वो एमएलए थे, उनका साला या कुछ लगता था। तो नेचुरली वो बड़ा हंगामा हुआ। वो चीफ मिनिस्टर के पास गए, डॉक्टर वाईएस परमार थे, कि सी सच एंड सच ऑफिसर हैज अरेस्टेड माय ब्रदर इन लॉ। तो खैर चीफ मिनिस्टर बहुत मैच्योर थे, वो सब सुन लिया, सब कुछ, मौके पर कुछ नहीं कहा अपना। फिर मेरे से भी रिपोर्ट लिया, पूछा गया सब चीज। और वो सेशन ट्रायल था केस, इट वेंट टू द सेशन जज। तो वो क्या, वो डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेशन डिस्ट्रिक्ट, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज।
तो फिर उसकी बेल जो है 2-3 दिन के बाद मिली, ही गॉट बेल, और उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस था, काफी दिन चला, बाद में पता नहीं कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो, तो लेकिन काफी लंबा चला, उसमें वो था और भी एक्यूज थे, तो उसमें मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन किया था और करके कोर्ट में दिया चालान, जो चार्जशीट होता है ना, वो कोर्ट में सबमिट किया, फिर कोर्ट एग्जामिन, और उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते थे वो उसमें पैरवी करते थे स्टेट केस का, और डिफेंस लॉयर वो लोग रखते थे अपना, जो एक्यूज थे ना, तो वो उनका अपना लॉयर भी होता था, तो काफी चला, तो इस तरह से काफी मतलब यू बिकम कंट्रोवर्शियल ऑल्सो समटाइम्स। अगर तो आप स्मूथ आप रूटीन काम करते रहे तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो तो चलता रहता है, अगर कोई ऐसा स्टेप ले जिसमें अदर्स आर अफेक्टेड और खास के कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, तो वो ह्यू एंड क्राई होता है। यहाँ भी नहीं होता है, अभी भी सेंटर में या जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यही के कई मिनिस्टर के खिलाफ केस किया है। अच्छा। और ये नहीं है कर्नाटका के जो कांग्रेस के लीडर कौन है, दाढ़ी उड़ी रखते हैं, क्या नाम है, अरे वेरी इन्फ्लुएंशियल है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट है कर्नाटका के, जो एमएलए वगैरह लेकर के होटल में गए थे काफी दिन, उसका क्या नाम है मैं बता दूंगा, वो बराबर फोटो आता, जो भी हो। हाँ। तो इस तरह से मिनिस्टर्स हैं, वेरी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन, उनके खिलाफ भी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का है केस या जो भी है, हाँ। टैक्स इवेजन का, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही पावरफुल है, सेंटर का है। उसी तरह सीबीआई है, सीबीआई किसी के खिलाफ छापा मारा, केस किया, या कोई टिकलिस्ट केस है स्टेट से, तो वो सीबीआई को सौंपा जाता है फॉर फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। जी। तो आपकी फैमिली खुश थी आप जो कर रहे थे? देखो, खुश भी थे, वो समझते थे कि इनकी ड्यूटी ऐसी है, कई बार उनको नाराजगी भी होता था बच्चों को, जैसे कि उनका एग्जाम है, ये है, और हम टूर पर भागे हुए हैं, कहीं पर गए रेट्स पर, कहीं कुछ और, कहीं किसी और जगह, तो उनको भी दिक्कत तो होती थी, क्योंकि कई चीजों को मैं पर्सनली नहीं अटेंड कर पाता था, तो वो अपना मैनेज करते थे। जैसे हमारे पास मतलब 2 ऑर्डरलीज होते थे सिक्योरिटी के लिए, जी। घर का काम करने के लिए नहीं होते थे, लेकिन वो कर भी देते थे थोड़ा बहुत, कुछ सामान ले आना, कहीं के कोई बिजली का बिल जमा कर देना, टेलीफोन का, कभी कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का लियाजन वर्क, तो वो होते थे। तो स्कूल भी का फी दे देना, हम नहीं थे तो बच्चों का वो हो सकता था, कई बार उनको अपने स्कूटर पर छोड़ दिया, या कोई गाड़ी अगर रही तो ड्रॉप कर दिया, उसके लिए हम लोग प्राइवेट वो चार्जेस देते थे। उन दिनों भी 150-200 रुपया हर महीने कटता था, और प्राइवेट यूज ऑफ व्हीकल, क्योंकि सारा गवर्नमेंट की गाड़ी, हाँ, सरकारी गाड़ी, अपनी भी गाड़ी आप रखते थे, मान लो स्कूटर है, कार है, तो ड्राइवर गवर्नमेंट की ले लिया, भाई आप फलाना उनको बच्चों को यहाँ छोड़ दो, या फैमिली इनको कहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना है, लाइक दैट, क्योंकि हर जगह हर समय हम नहीं होते थे अवेलेबल, जी, तो उनको होते थे, वो कई बार इरिटेशन भी होता था, टेंशन भी फैमिली में इस तरह का, तो लेकिन वही मिला जुला के मैनेज करते हो जाता था। तो आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे या? हाँ, फैमिली के साथ रहते थे, मतलब वो फैमिली आपको जो है गवर्नमेंट जो हाउस मिलता था, क्वार्टर मिलता था, और अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, जैसे शुरू में हम ट्रेनिंग में थे तो हमें 1 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, इस तरह का था, दिल्ली में तिमारपुर में, क्योंकि उस समय में हम 2 आदमी थे, हमें वाइफ तो मिला था। पहले हम अकेले थे ट्रेनिंग में, तो माउंट आबू में भी हम लोगों का मैच होता था, फिलौर में भी मैच होता था, दिल्ली में भी
किंग्स वे कैंप जो है जहाँ पर नॉर्थ कैंपस है आपके उसके पास, तो वहाँ पर मेस था पुलिस जी, जी, तो जी। वहाँ हम रहते थे, एक एक रूम होता था, कई बार ज्यादा हो तो 2 ऑफिसर भी शेयर करते थे, 2 बेड होता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और मेस होता था, खाने पीने का नाश्ता वास्ता जो दे देते थे, परेड ग्राउंड वगैरह था, प्ले ग्राउंड था साथ में वहाँ पर उस तरह का। जनरली जहाँ भी पोस्टिंग होती थी तो फैमिली क्वार्टर होता था, मिलता था। आपको अपनी जॉब पसंद थी? आप खुश थे कि जैसे आपकी पोजीशन क्या जैसी, और कैसे चल रहा है जो आप कर रहे हैं? और ठीक था, आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। वैसे देखिए कि ड्यूरिंग सर्विस आपको स्वीट्स एंड बिटर एक्सपीरियंस तो होता है। जी। जैसे मैंने कहा ना कि जब मैंने वो MLA को, उस समय हम यंग भी थे और अरेस्ट किया, मुझे लगा कि ये बहुत दिनों से केस पेंडिंग है एंड इट डिमांड्स अरेस्ट और इंट्रोगेशन ऑफ द एक्यूज तो किया, तो उसमें थोड़ा मतलब इस तरह का टेंशन भी रहा उस तरह का, और वैसे जनरली ठीक था क्योंकि उसमें आपके मैच लाइफ भी थे, मीटिंग्स होती थी ऑफिसर्स की, गेट टुगेदर फैमिली, ये वो स्पोर्ट्स मीट होता था, और आपके प्रमोशंस भी होते थे, आपका पे वगैरह भी बढ़ता था, उस तरह का इस तरह का। तो लाइफ अच्छी थी? हाँ ठीक, अच्छी थी, नॉट बैड। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने IPS के करियर में? देखो IPS के बारे में मैं सोहन ये बताना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी प्राइड सर्विस, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू टेक इट। ओके। हाँ, कई लोग जो है हमारे ही कुछ कलीग्स सर्विस को बदनाम भी किए उन दिनों भी, लेकिन उन दिनों कम था करप्शन, अब ज्यादा है, और पॉलिटिसाइजेशन भी, जैसे कि मिनिस्टर CM वगैरह और स्टेट में या सेंटर में उनके साथ अपना चमचागिरी में, तो उससे उनको ये होता था कि अच्छी पोस्टिंग मिल जाती थी, कोई और पर्क्स मिल जाता था अदर देन विच इज अलाउड इन द सर्विस फॉर नॉर्मल। हाँ, अदरवाइज अदरवाइज उनको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता था। हाँ, वो मिल जाता था तो दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी सर्विस है उसको ठीक ढंग से निभाने में, करने में ही प्राइड है, और उसमें काफी सेटिस्फैक्शन होता है। उन दिनों देखिए सैलरी जो वेज स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। अब ये जैसे 6th पे कमीशन हुआ, 7th पे कमीशन, तो धीरे धीरे पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ, सब चीजें था। लेकिन ये था कि मतलब हम लोगों को ये सोचने का ये नहीं समय मिलता था कि भाई आगे क्या होगा, या हम कहाँ तक राइज करेंगे, क्या करेंगे, और कितना पर्क्स मिलेगा, पे रिवाइज होगा, क्या होगा, मतलब क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन हम इसी देखते थे कि भाई हमको क्या करना है, कैसे करना है, उसमें कितना सेटिस्फैक्शन है, और उसमें जो है हम पब्लिक के लिए क्या करना है। तो मैं जो था, मैं बहुत ही पब्लिक के लिए करता था। आपको अच्छा लगता था? हाँ, काम करना। जैसे कोई भी आए, कोई कंप्लेंट लेके, खास के हिमाचल में, दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसमें तब तो डेवलप हो रही होगी। हाँ, जब मैं था दिल्ली में तो समझो कि 71 में, तो मैं पहले SDPO था शाहदरा, जो ईस्ट दिल्ली का है, शाहदरा, गांधीनगर वगैरह, ट्रांस जमुना। तो उस समय में ट्रांस जमुना में कोई जाना नहीं चाहता था, तो मेरी पोस्टिंग हुई वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में था, जो 30 हजारी में हेडक्वार्टर था। तो उस समय में दिल्ली में 3 डिस्ट्रिक्ट होते थे, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ जो पूरा आपका डिफेंस कॉलोनी उधर सब है, और सेंट्रल जिसका हेडक्वार्टर दरियागंज में था। तो 3 ही होते थे। फिर न्यू दिल्ली बना, जब VIP वगैरह का, पार्लियामेंट वगैरह का, तो न्यू दिल्ली उसका पार्लियामेंट स्ट्रीट में है। साउथ दिल्ली का होता था, उधर था डिफेंस कॉलोनी में था, फिर जाकर के और जगह हुआ शिफ्ट।
तो बाद में तो दिल्ली बीके में वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे कमिश्नरेट, पहले दिल्ली में भी आईजी ही होते थे हेड, फिर कमिश्नर पुलिस हो गया, तो उनको ज्यादा पावर्स मिल गया, जो लॉ एंड ऑर्डर का मजिस्ट्रियल पावर भी हो गए उनके पास ना, जो पहले सिविल के पास होते थे एसडीएम वगैरह, तो बहुत सारे पावर्स पुलिस के पास आ गए काफी, तो कमिश्नरेट हो गए। तो उस तरह से तब भी दिल्ली की आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई और बाकी काफी माइग्रेटरी पॉपुलेशन वगैरह था, तो दिल्ली में ये संभव नहीं था कि आपको 1-to-1 कांटेक्ट का, क्योंकि बहुत डिस्टेंस थे, बहुत पॉपुलेशन बहुत, तो वो नहीं हो पाता था। लेकिन हिमाचल स्मॉल स्टेट और आप डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपके पास एक तो एसपी होता था, एक डीसी होता था आईएएस से, डिप्टी कमिश्नर, वो डीएम कहो या डीसी कहो, डीएम का ही रोल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक होता था सिविल क्या कहते हैं सिविल सर्जन, जो हेड होता है मेडिकल का, और एक होता था फॉरेस्ट का डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, और एक आपको हुआ वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इस तरह से 5-6 ऑफिसर, लेकिन मेन जो है एसपी एंड डीसी होते थे। तो कोई भी आपको कंप्लेंट लेके आएगा ना, तो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर से कंसर्न, तो वो एसपी के पास आएगा। तो मैं बड़ा गौर से सुनता था, आई यूज्ड टू कॉल देम, लिसन टू देम केयरफुली और इन डिटेल उनकी प्रॉब्लम, और करके ना वो मैं कोशिश करता था कि उनको सॉल्व करने का, ताकि उनको बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। और थाना में भी भेजता तो जाते थे, तो हम उनको पूरा हिदायत देते थे कि इनकी पूरी मदद करना है, अगर वो गलत है तो ठीक है, उनके खिलाफ आप करो, अगर सही है तो उनकी चीजें सुन करके उसको रिजॉल्व करो, ताकि वो कोर्ट में जाके चक्कर लगाए, वकीलों के फी दे, लूट जाएंगे। वहाँ तो गरीब हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आता था जैसे आर्म्स लाइसेंस के लिए, वहाँ मजल लोडिंग गन होता था, वो जैसे कि कोई जानवर वगैरह है ना, उनको भगाने के लिए, और लोग करते थे कोचिंग वगैरह भी, शिकार उकार भी, तो जनरली या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कि हाँ कहीं उनको कोई खतरा हो, ये वो, तो वो भी उसकी लाइसेंस वगैरह के लिए हम तुरंत उसका एग्जामिन करके वेरीफाई करके तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देते थे। अब कई जगह अभी चक्कर लगाना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, रिश्वत, और हाँ कई सोर्स लगानी पड़ती है, तो हम उसमें नहीं बिलीव करते थे। आई हैड ए वेरी मतलब इस तरह से क्लीन इमेज, और मैं बिलीव करता था कि उनकी पूरी मदद की जाए। आप कभी किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं? क्योंकि आपका 35 ईयर के टेन्योर में तो 7 प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, प्रेसिडेंट का भी टेन्योर 5 इयर्स ही होता है ना, तो 7 प्राइम मिनिस्टर 7। हाँ देखो, मैं जब अंडमान में था, पहली पोस्टिंग, तो फरवरी 1968 में मिसेस गांधी गई थी। अच्छा, इंदिरा गांधी, शी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट। नेहरू रहे बहुत दिन, लेकिन नेहरू नहीं गए थे। She was I was told she was the first prime minister to visit that island. तो मैं वहाँ पर ASP था, मतलब हाँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ASP, आर्म पुलिस में, जो अंडमान का आर्म पुलिस था। तो आई प्रेजेंटेड हर गार्ड ऑफ ऑनर दिया, वो फोटो भी मेरे पास दिल्ली में पड़ा है। तो आप क्या उनकी कॉन्वॉय लेकर गए थे? नहीं, मतलब जब वो एयरपोर्ट पर आई ना, वहाँ पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पर वो आई बाय स्पेशल प्लेन, तो उनको आते ही हमने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो आप उनके प्रोटेक्शन? हाँ, नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर मीन्स एक सलामी, वो जो होता है ना फॉर कर्टसी, और उनको मतलब ये कहते हैं कि एक सैल्यूटेशन, सैल्यूट। अच्छा, हाँ सैल्यूट, जैसे आप हमारे जाते हैं ना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में, तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं ना,
हमारे यहाँ भी जो आते हैं हाँ। तो राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देखते हो देते हैं, कहीं के चाहे रशिया के या कहीं के प्रेसिडेंट आए, अच्छा। अमेरिका के या कहीं के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हेड जो भी है जी। तो उनको देते हैं। तो इट्स ए नॉर्मल कर्टसी। तो आई वाज सेलेक्टेड एज दी कमांडर, जी। परेड कमांडर या गार्ड ऑफ ऑनर का कमांडर। तो मैंने उनको जब आई तब भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसमें हमारे साथ जो है 2 प्लेटून थे। 2 प्लेटून मीन्स आप समझो कि 30 का होता है 60 मैन। ओके। और उनके साथ कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर, सारे। हाँ ये रैंक थे जो हाँ। प्लेटून कमांडर होते हैं। हाँ। तो हम लोगों ने उनको, हमने आई वॉज दी कमांडर, तो आई प्रेजेंटेड गार्ड ऑफ ऑनर एंड शी वॉज वेरी स्मार्ट, आई मस्ट टेल यू, शी वॉकड वेरी फास्ट। तो मुझे भी एज ए पुलिस ऑफिसर मैं ट्रेनिंग वगैरह करके पहली पोस्टिंग थी, तो आई वॉज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, तो आई वॉज टू कीप पेस विद हर। बहुत तेज चलती थी। हाँ। तो हम तो उसी मुताबिक चलते हैं ना कि अपना पेस वो ना खराब हो, जो परेड का है ना, परेड का, हाँ, लेफ्ट हाँ, राइट, लेफ्ट हाँ, राइट, उस तरह। जी, जी, जी। तो मैं आई तो शी वाज वेरी और शी प्रेज्ड आल्सो। फिर जब जाने लगी तब भी गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया था। तो अच्छी थी, हाँ काफी बस, अच्छी हाँ थी। बच्चे वो फोटोज हैं हमारे पास। हाँ। और लेडीज वगैरह जो फैमिलीज थी उनकी भी, जो एक हुआ था वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर होते थे उस समय में, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपको गवर्नर होते हैं ना, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बाद में हो गया, तो चीफ कमिश्नर होते थे। यूनियन टेरिटरी था, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज उसको देखने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अपॉइंटेड होते थे चीफ कमिश्नर। सो ही हैड ऑल द पावर्स, ही वाज कंट्रोलिंग ऑल द डिपार्टमेंट देयर। जैसे पुलिस का है तो पुलिस के भी एक्स ऑफिसियो, उस समय एसपी ही हेड होते थे वहाँ, तो हेड वो आईजी का भी करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आईएएस का है तो उसका भी चीफ कमिश्नर ये है। डेवलपमेंट कमिश्नर एक थे पीके हलवे, वो, और बाकी डीसी वगैरह तो थे वो, पुलिस के वो, बिजली विभाग के भी थे, फॉरेस्ट के, पीडब्ल्यूडी के, हर डिपार्टमेंट के थे, मेडिकल के, बट ही वाज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सो ही वाज चीफ कमिश्नर। तो उनकी वाइफ और बाकी जो ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है ना लेडीज की, तो उनके ब्राइड्स ऑफ इंडिया वो एक हुआ था, उसके फोटोज हैं, मेरी वाइफ भी थी उसमें, तो सब साथ, तो वो सब, तो इस तरह का वो होता था गेट टुगेदर। और प्राइम मिनिस्टर रही तो उनकी सिक्योरिटी और वो सब तो था। वो तो समझो कि एसपीजी, हाँ एसपीजी थी उस समय, एसपीजी हो गई थी। उससे पहले जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के और सीआरपी वगैरह के होते थे। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जो अभी पीएम के देखते हो ना, आगे पीछे जो आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, वो सिविल में रहते हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, सब सिविल में रहते हैं, तो दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड। तो आप तो यूनिफॉर्म में थे। हाँ, तो हम तो यूनिफॉर्म में थे। हम तो मतलब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया ना, जस्ट टू वेलकम हर एंड फॉर डिपार्चर के लिए वो दिया। तो हाँ, बाकी जो है उनके जो साथ थे, जो आए थे पीएम हाउस से, और बाकी यहाँ स्टेट से भी, पोर्ट ब्लेयर से थे ऑफिसर्स लगे हुए थे सिक्योरिटी में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आते हैं। पीएम का तो काफी होता है ना, पीएम की सिक्योरिटी एक ब्लू बुक होती है। ओह अच्छा। उसके अंदर ब्लू बुक इज विद एसपी एंड डीएम। ओके। हाँ, और स्टेट में होम सेक्रेटरी के पास होता है, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी उनके पास। अभी जो पंजाब में जो गड़बड़ हुआ मोदी जी के साथ, वो 3 लॉज, हाँ, वो जो फिरोजपुर जा रहे थे ना, अच्छा। तो वो जो
के जहाँ पर कि वो था नेशनल हाईवे और कहाँ वो वहाँ हाँ, इन लोगों ने धरना दे दिया। हाँ 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 सो ही हैड टू कैंसिल हिज ट्रिप। हाँ कोई वो पब्लिक मीटिंग के लिए जा रहे थे तो किसानों ने धरना दे दिया, तो बड़ा कंट्रोवर्सी उसकी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की है। हाँ, तो उस तरह का था। तो देखो ऐसा है कि मिला जुला के आई वॉज क्वाइट हैप्पी। मुझे कभी ये नहीं लगा कि भाई हमारी सर्विस दूसरे सर्विस से खराब है। एक तो है ना, आपका मोराल हमेशा हाई रहता है। हाँ। और मैं अपने जो है जवानों का, अपने सबऑर्डिनेट का भी काफी ख्याल रखता था, उनके वेलफेयर का, उनकी फैमिली, जो जवान बैरक में रहते थे, मैस उसको मैं बराबर विजिट करता था। जैसे वीकली हम लोगों का परेड होता था पुलिस लाइंस में, तो उसमें जाते थे। परेड के बाद उन लोगों से इंटरेक्शन होता था। उनके बैरक्स जाते थे, उनके खाना टेस्ट करते थे कैसे है, उनके परिवार का रहन सहन, फैमिली क्वार्टर्स, उनके बैरक्स, उनके लिए वेलफेयर सेंटर है, स्पोर्ट्स। तो इस तरह से मैं उनके वेलफेयर की तरफ भी बहुत ध्यान देता हूँ। आपके साथ बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं। तो आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में आप क्या बताएंगे जो अगली जनरेशन है कि वो जैसे काफ़ी लोग हैं यूपीएससी देना चाहते हैं। यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, टॉप 5 में, टॉप 3 में आता है। तो आप क्या बताएंगे कि जैसे यूपीएससी अटेंड कर रहे हैं या नॉर्मल लाइफ भी, क्या कहेंगे कि क्या दिमाग में रख के सब करना चाहिए? देखो सोहन, ऐसा है कि यूपीएससी इज डेफिनेटली वेरी टफ, और अभी और आने समय में टफर होता जा रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं। और अभी तो पहले हमारे समय में आर्ट्स के ज्यादा लोग आ जाते थे सिलेक्शन में। आर्ट्स ओके, आर्ट्स के, फिर साइंस भी, कॉमर्स के। अच्छा, मेडिकल और इंजीनियरिंग दे वर नॉट अलाउड, क्योंकि उनको ये था कि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी था। तो जैसे कि बीएससी करके जो इंजीनियरिंग में गया वो तो एलिजिबल था, उसी तरह बीएससी करके कोई मेडिकल में गया वो भी अलाउड था। हमें वो था। लेकिन कोई आईएससी जैसे कर लिया, हमारे समय में आईएससी होता था, आईएससी, आईकॉम और वो चीज। तो साइंस में आईएससी अगर बायोलॉजी में किया और चला गया तो ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर यूपीएससी टू राइट यूपीएससी, बिकॉज ही वाज नॉट ए ग्रेजुएट। और जो एमबीबीएस होते थे वो उसको नहीं इक्विवेलेंट समझते थे ग्रेजुएशन के। वैसे तो वो मोर देन ग्रेजुएशन है, क्योंकि 5 इयर्स कोर्स है। इंजीनियरिंग जो बीटेक है वो भी 4 इयर्स है, 4 इयर्स का कोर्स। तो वो भी है, लेकिन उनको इंजीनियरिंग को बाद में कर दिया था। तो मेडिकल से जाते भी बहुत कम थे और दे वर नॉट एलिजिबल। तो वही इंजीनियरिंग जो बीएससी करके भी कुछ लोग जाते थे, बीटेक करते थे। तो हमारे साथ 1 या 2 इंजीनियर था, डॉक्टर कोई नहीं था। अब आजकल जो यूपीएससी में देखो कि बहुत सारा कोटा जो है डॉक्टर्स इंजीनियर्स ले जाते हैं यूपीएससी में। हाँ, ओके। रीजन बीइंग उनका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अलग है। तो मतलब अलग है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, स्कोरिंग है, होगा तो 100%, नहीं होगा तो 0 भी आ जाएगा। तो स्कोरिंग, मेडिकल में भी ऐसे है। अच्छा, आर्ट साइंस में तो नंबर कट जाता है, क्योंकि यू राइट, तो अगर आंसर सही नहीं है तो मार्क्स पे आपके कट जाएंगे, उसमें चांसेस कम है। तो अभी काफी लोग जो हैं ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस वगैरह में, आईएफएस वगैरह में इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स के आ रहे हैं। और अब वो क्यों आ रहे हैं कि इंजीनियरिंग में तो पहले 100% जॉब मिल जाता था। अभी भी है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक में अब कम हो गया है जॉब, प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन यू नो, फॉर देयर ईगो सेटिस्फैक्शन, फॉर पावर, कई लोगों से बात हुई है, दे कम फॉर पावर, बिकॉज इफ दे गो टू सम कंपनी
प्राइवेट कंपनी, हाँ। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड By the- उनका by सोसाइटी anyone. में हाँ, हाँ, उनका जो स्टेटस है उतना विजिबल नहीं है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हाँ, ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट। और यहाँ मान लो कि है डीएम है या कहीं के मैसूर के या बेंगलुरु के या डीसीपी हैं और कमिश्नर हैं, तो दे आर विजिबल और उनका स्टेटस बेशक उनका पे जो है उनसे कम हो लेकिन हाँ। लोग ज्यादा रिकॉग्नाइज हाँ रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल। पर्क्स भी होता है, जैसे उनको सिक्योरिटी है, घर भी मिलता है। हाँ, टेलीफोन की फैसिलिटी, घर वगैरह मिल जाता है जी, जी। सब्सिडाइज रेट पर, और चीजें हैं। तो इस तरह से एक सोशल रिकॉग्निशन के वजह से भी लोग आ रहे हैं उस तरह का। और फिर ऐसा भी है, करप्शन का तो जहां तक है इट इज पर्सनल, इंडिविजुअल, वी कैन नॉट जनरलाइज कि किसी सर्विस में कोई करप्शन होगा ज्यादा कम, वो अपना है, योर ऑप्शन कि आप किस तरफ ले जाते हैं। कई लोग हैं जो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे कमाते हैं तो वो फेस भी करते हैं, केसेस भी हो जाते हैं, मतलब काफी ह्यूमिलिएशन होती है। जो अपना हम लोग नॉर्मल अपना जो है लाइफ और जो वेजेस सरकार देती थी, जो फैसिलिटीज, जो पर्क्स हैं, उसमें हम अपना खुश रहते थे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो हमें कभी नहीं महसूस हुआ, होता था इन द सेंस कि भाई कभी हार्डशिप कि बच्चे पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, उनका फीस ज्यादा है और ये खर्चा उर्चा, तो बजट जरा टाइट हो जाता था। जी। फरवरी में टैक्स कटता था, हाँ। तो सैलरी आई नहीं होती थी, हाँ। सैलरी कट जाती थी। इस तरह का वाइफ वगैरह को भी होता था कि भाई ऐसा कई बार कंपेयर करती थी कि ये हो रहा है हाँ। तो ये सब होता था, तो हम कहते भाई ठीक है, हाँ। अब दुनिया देखो हमसे जो नीचे है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, हमारी तरह बनना है। हाँ, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, लुक एट देम कि उनको कितना हार्डशिप है। आप आपके यहाँ ड्यूटी करके जाते हैं, उनकी भी तो फैमिली है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वो कितना हार्डशिप फेस करते हैं। उनकी सैलरी और कम है, पर्क्स कम है, उनको पब्लिक से भी ज्यादा फेस करना पड़ता है। जब पब्लिक कोई पत्थर फेंकती है कोई वो, तो कौन फेस करता है? सामने जो कांस्टेबल वगैरह है, ऑफिसर्स तो कम फेस करते हैं। तो उनको डे टू डे फेस करना होता है। कोई कंप्लेंट आता है तो पुलिस चौकी में जाते हैं, फिर थाने में जाते हैं, फिर सब डिवीजन, देन डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, और स्टेट लेवल में तो कम ही जाते हैं। हिमाचल में कल्चर था कि एवरीबडी वाज एक्सेसिबल, पहुंच पाते थे। जैसे सीएम को भी मिलना था ना वहाँ के, तो गरीब से गरीब आदमी भी अगर मन में ठान ले तो सीएम से मिल के आता था, उनके घर पर भी चला जाता था। एक सीएम जो अभी पिछले साल डेथ हुई, वीरभद्र सिंह, यही वजह अपने स्टेट के राजा थे और बहुत दिन सीएम रहे कांग्रेस के। तो सुबह में 3-4 बजे भी उनके घर पर चले जाते। हाँ। अच्छा, हिमाचल के थे, उन्हीं के एरिया के, कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई गिरवांस लेके पहुंच गए, तो उनको जो पुलिस वाले भी नहीं भगाते थे, बैठा देते थे, बैठो अभी सीएम साहब उठे नहीं हैं, तो हम आपको मिला देंगे, इस तरह का मिला देते थे। हाँ, चीफ सेक्रेटरी से भी, डीजीपी से भी, एसपी, डीआईजी, किसी से भी मिलना, तो वो गरीब थे लेकिन मिल लेते थे। शायद ज्यादा वो ट्रस्ट का इशू नहीं था। आफ्टर ताज होटल कुछ बढ़ गया होगा। मिनिस्टर्स वगैरह भी आते थे ना विजिट पर, डिस्ट्रिक्ट में हम देखते थे सीएम, तो गरीब जो चौकीदार था रेस्ट हाउस का, उससे भी हाथ मिलाते थे। कोई पीएन था, कोई वो था। तो क्योंकि वहां पर ये था कि एक ही फैमिली में कोई आर्मी में कांस्टेबल है, सोल्जर है, कोई वो सूबेदार है, कोई वो है, कोई आईएएस, कोई आईपीएस है, और वो खेतों में काम करते थे। उनकी वाइफ भी जो आईएएस है, वो भी खेत में जाते थे तो काम करते थे, और दूसरे भी करते थे, तो उनमें गैप कम था। तो देयरफॉर दे कुड मीट एनी, इवन द हाईएस्ट ऑफिसर। और वहाँ मैसेज ये था, इंस्ट्रक्शंस, कि कोई भी आए तो आप ना मत करो। आप काम अगर उनका नहीं है,
जेन्युइन, तो आप ठीक है तरीके से आप उनको समझा सकते जी। हैं, बट यू डोंट स्टॉप देम, आप उनकी सुन लो। तो वैसे सिचुएशन में कि कोई भी ऑफिसर वो नहीं करेगा कि आप दूर रखो, उनको भगा दो। जैसे बिहार, यूपी वगैरह, एमपी, पंजाब, बड़े बड़े स्टेट हैं, तो लोग आ ही नहीं पाते हैं किसी से मिलना। उससे पहले नीचे वाले ही उनको खदेड़ देते हैं, नहीं आने देते हैं हायर अथॉरिटीज के पास। लेकिन हिमाचल में एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रो पब्लिक और जनता। आपको क्या लगता है ये अच्छी बात थी या बुरी बात? ये अच्छी थी, मुझे तो लगा अच्छी थी इन द सेंस कि उसमें करप्शन वगैरह कम हो जाता है। लोग अपने प्रॉब्लम्स डायरेक्टली हाईएस्ट अथॉरिटी को बता रहे शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ये कर सकते हैं। जी, जी, जी। और हायर अथॉरिटीज को भी पता लगता है। वहाँ छोटी सी छोटी बातें हायर अथॉरिटीज के पास चला जाता था। जी। एक बार कोई हमारे सब इंस्पेक्टर, जिसे दरोगा बोलते हैं ना, यूपी में और जगह दरोगा, तो ब्रिटिश टाइम में दरोगा वाज बिग फियर, बहुत सब इंस्पेक्टर थे। तो वो जाकर के कहीं गया और इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, तो किसी गांव वाले से, किसी से जो मोतबर आदमी जो थोड़े से प्रॉस्परस है, जमीन उमीन है और पैदावार, तो उससे कोई एक बोतल शराब की ले लिया। अच्छा। और उसके यहाँ खाना उना खा लिया, चिकन वगैरह। तो उसकी शिकायत हो गई ऊपर टॉप तक। हाँ, हमारे पास भी आई और गवर्नमेंट के पास भी चली गई। बताओ, यूपी, बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और जगह दिल्ली में इन सब चीजों को कोई मानता ही नहीं है। नॉर्मल कर्टसी कि कोई गया गांव में इन्वेस्टिगेशन में, तो रात में कहाँ रहेगा? हर जगह तो रेस्ट हाउस नहीं है, कहीं न कहीं किसी के घर में ही रहेगा। तो उसकी इंक्वायरी हुई, बाद में खैर चलो ड्रॉप कर दिया गया विद सेंसियर वार्निंग। लेकिन इस तरह की बातें तो वहां पर हम देखे कि भाई ये तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। और हम लोग कोशिश करते थे कि ऐसी कोई चीज ना हो कि उनको, पब्लिक को कोई ऐसे नाराज और इस तरह करे। तो पब्लिक और पुलिस और पब्लिक में बड़ा अच्छा रेपो था इस तरह का। जी, दैट वाज वेरी गुड। क्या बताएंगे आप कि क्या जैसे यूपीएससी में भी कि क्या जब आप पढ़ाई कर रहे थे यूपीएससी की, तो आपके दिमाग में क्या था कि मुझे ये करना ही है, या आप ऐसे ही पढ़ रहे थे और आप सोच रहे थे अगर हो जाएगा? ऐसा था सोहन कि हम पढ़ रहे थे जब, खास करके जब इंटरमीडिएट में तो नहीं, बट ग्रेजुएशन में जब बीए ऑनर्स कर रहे थे पटना कॉलेज से, तो इट वाज पटना यूनिवर्सिटी प्रीमियम कॉलेज था। तो तब हमारे यहाँ जो है कोचिंग भी होती थी आफ्टर द क्लासेस लाइब्रेरी में। और जो आईएएस वगैरह थे कुछ वहाँ से हुए थे, या जो प्रोफेसर थे वो लोग पढ़ाते थे। तो हमारे दिमाग में था क्या, न्यू अबाउट यूपीएससी की ये चीजें हैं। हमारे सीनियर्स भी जो थे यूनिवर्सिटी में, वो भी पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में आते थे, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या जो भी सब्जेक्ट है, तो तैयारी करते थे। अब पढ़ाई में तो हम जैसे अपने सब्जेक्ट्स थे उस पर ध्यान देते थे, पढ़ाई करना, ये करना, लाइब्रेरी जाना, नोट्स बनाना, सब चीज वो सब करते थे। और यूपीएससी में भी आपके एक या दो सब्जेक्ट तो होता है अपना, यू कैन ऑप्ट। हाँ, फिर आपका जनरल इंग्लिश है, एक इंग्लिश एसे था, वो था कितना 150 या 200 मार्क्स का। यू हैव टू राइट एक्सटेम्पोर एसे ऑन एनी सब्जेक्ट। और तो यह सब्जेक्ट इंडिकेट भी करते थे। और जनरल इंग्लिश था, फिर आपको जनरल नॉलेज था। और हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, कंपलसरी था। तो पढ़ाई तो काफी करनी पड़ती थी। और ये विजन था कि भाई आगे क्या करना है, कैसे करना है। जैसे हम एमए भी कर रहे थे, तो हम ये भी सोचते थे कि लेक्चरशिप भी कर सकते हैं, कुछ दिन कॉलेज में पढ़ाए उढ़ाए, फिर और एक्सपीरियंस गेन किया। और यूपीएससी का भी करते थे, वहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसका भी सिविल सर्विसेज का वो भी
तैयारी करते थे, देते थे। जी। तो लेकिन यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन के बारे में यू आर नॉट सर्टेन कि आपका हो ही जाएगा। कॉम्पिटिशन बहुत है। हाँ, कि कई बार देते हैं एग्जाम, कभी आपको जैसे कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कभी नहीं। या मेरे साथ ही हुआ, मेरा सब्जेक्ट था इंटरनेशनल लॉ, ये पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें हमारा अच्छा मार्क्स आता था, एमए में भी। अब यूपीएससी में उस बार डॉक्टर चाको थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पॉलिटिकल साइंस के हेड, उन्होंने क्वेश्चन सेट किया था। तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट और बड़ा वो जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए थे, तो बहुत लोगों के मार्क्स कम हुए। उस तरह से फिर पॉलिटिकल साइंस भी था और चीजें था, तो मिला जुला के यू हैव टू गेट ए टोटल, ताकि आप क्वालिफाई कर सके। और हमारे साथ उस समय में कितने लोग हुए थे, काफी उन दिनों में भी काफी लोग बैठे थे। एंड समझो कि कितने, अबाउट 10,000 पीपल क्वालिफाइड ऑल ओवर इंडिया, सभी सर्विसेज में करके। उसके बाद इंटरव्यू हुआ तो कम हो गया। हाँ जी। और फाइनली और मेरिट जब बना, फिर रिजर्वेशन तो था उन दिनों भी। जी जी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का। ओके। हाँ, 22% रिजर्वेशन था दोनों का। कौन से साल में ये तो रिजर्वेशन तो शुरू से है, जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ओ अच्छा, मैं तो ओबीसी का सोच रहा हूँ। नहीं, ओबीसी तो ओबीसी का लेट हुआ। ओबीसी तो 1990 में हुआ, 1990 जब बीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। हाँ। तो तब हुआ जब काफी हंगामा SC ST पहले से थे। हाँ। ये SC ST का देखो 15% शेड्यूल कास्ट का था और 7% शेड्यूल ट्राइब का था। मैंने अभी भी मेरे स्कूल के एग्जाम हुए थे ना, मेरे पास ये आया था। हाँ, हाँ जी। हाँ। और जो क्या कहते हैं कि ये चीजें थी उन दिनों भी, क्योंकि मेरा एग्जाम था 1964 जी। और मैं ज्वाइन किया था, इंडक्ट हुआ था 1965 में। तो एक साल पहले का एग्जाम होता है, तो उन दिनों भी था, इट वॉज वेरी मच देयर। और बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया, अब तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। ओबीसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, हैंडीकैप्ड का है, और मतलब बहुत सारे हैं रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मोर देन 50% रिजर्वेशन नहीं हो सकता है टोटल, अदरवाइज जनरल कहाँ जाएंगे। अब फिर उसमें भी वुमेन का है, वुमेन का भी है। हाँ। तो अब फॉर जनरल कैटेगरी बॉयज तो बड़ा मुश्किल है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। हाँ। बट इवन देन दोज हु एम एट और पढ़ाई करते हैं अपने सब्जेक्ट में अच्छा, तो आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं हो जाता है। हाँ जी। आ जाते हैं। एंड आई वुड से कि फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन, अब देखिए कि ये इसको सिविल सर्विसेज या जो गवर्नमेंट जॉब को ही प्रायोरिटी ना दे। देयर आर सो मेनी अदर जॉब्स, और देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज कि उस तरफ भी देखना चाहिए। मान लो अब गवर्नमेंट जैसे है कि रिटायरमेंट होता है, उसके बाद पोस्ट फिलअप नहीं करती है, तो आप यू कैन नॉट फोर्स देम। यू कैन पार्लियामेंट में या असेंबली में आवाज उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, यही करेंगे ना, लेकिन यू कैन नॉट फोर्स देम टू फिल अप ऑल पोस्ट, क्योंकि उनकी भी लाचारी है। जैसे कि वो जो है मैन पावर को कम करना चाहते हैं विथ कंप्यूटराइजेशन एंड अदर थिंग्स, जो मैन पावर कम हुआ है। तो इसीलिए और एवेन्यूज हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर है, या अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप है, अपना जॉब कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज है। कोई लोग जो एग्रीकल्चर उससे हैं उधर भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं जी। हाँ, कहीं भी देयर आर सो मेनी एवेन्यूज। तो आदमी को कहीं एक ही तरफ डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उसको शुरू से, जैसे आप स्टूडेंट हैं, अभी आप स्कूल में हैं, 9th में 10th में, तो आगे फ्यूचर आप यू शुड ऑल्सो हैव योर विजन क्लियर कि भाई आगे हमने क्या करना है।
ओके हाँ, कुछ अपने माइंड में अभी से आप मेकअप करोगे ना, हम क्या करना है, ठीक है यूपीएससी भी हम ट्राई करेंगे, वो भी देंगे, जो क्या कहते हैं आपको जो मिहिर वगैरह दिया था ना आपका जी हाँ जी है, नीट है, और चीजें हैं, बहुत सारे हैं। पहले तो इतने एवेन्यूज नहीं थे, तो ये सारे करने हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि सपोज इसमें नहीं हुआ, तो आई मस्ट हैव एन अल्टरनेटिव ऑल्सो, कि भाई ठीक है हम प्राइवेट में जाएंगे, या नहीं तो हम अपना इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ और करेंगे। आई शुड नॉट रिमेन आइडल एट होम। हाँ ठीक है, मतलब जब भगवान ने हमें, ईश्वर ने दिया है, ह्यूमन बीइंग बनाया है, सब कुछ है, आई एम ब्लेस्ड विद दिस, और आई एम हेल्दी एंड ऑल दिस थिंग, अच्छे फैमिली में है, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आई मस्ट जस्टिफाई, आई मस्ट डू समथिंग। ये नहीं है कि हम कहीं गलत उसमें पड़ गए और कुछ कर नहीं रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी हम बने हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। यू मस्ट सपोर्ट कि पेरेंट्स धीरे धीरे ओल्ड होंगे, तो दे विल ऑल्सो हैव सम ग्रीवांसेस, सम एक्सपेक्टेशंस कि सोहन बड़ा हो करके ये करेगा, वो करेगा, he'll do something better in life, तो वो सभी पेरेंट्स का होता है। तो हम उनको भी डिसअपॉइंट नहीं करें, और अपना भी कैरियर है भाई, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लाइफ में सेटल करेंगे, डू बेटर, और सेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, आदमी को ईगो ही नहीं होना चाहिए कि हम ही बहुत है, ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ईगो इज बैड, लेकिन सेंस ऑफ कंपटीशन इज गुड, वो जरूरी है। अगर आप सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं रखेंगे, अपने आप को ऐसे लेथार्जिक पड़े रहेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन लाइफ फ्यूचर में। तो आपको शुरू से ही एक सॉर्ट ऑफ अपना एक बनाना होगा, और एक सोचना होगा अपने माइंड में, यू मे नॉट पब्लिसाइज कि भाई हमको ये करना है, आई मस्ट डू इट, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या करना है, कोचिंग करना है या कहीं से गाइडेंस लेना है, जो भी चीज है, सपोर्ट लेना है, हम लें, बट आई मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट डू वेल बेटर। अगर हम ये नहीं सोचेंगे, तो आई विल बी और यू विल बी कॉम्प्लेसेंट, आलसी हो जाएंगे, अपने सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है खाने पीने लायक हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पास ये है, बिजनेस है, पैसा है, जॉब कर रहे हैं, तो हमको सपोर्ट कर देंगे। देन यू बिकम, पेरेंट्स आपको शायद नहीं कहेंगे कुछ दिन, तो यू बिकम ए लाइबिलिटी। फिर और दूसरे आपके ब्रदर होंगे, वो आगे निकल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको लगेगा कि आप पीछे छूट गए, पीछे हैं। तो वाई शुड यू, आपको शुरू से ही अपना जो है ये बना लेना चाहिए, एक टारगेट। इस तरह का कि आई मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट डू। और ये नहीं है कि हम आर्मी में, चलो वो एनडीए में भी जाए, यहाँ भी जाए, तो अगर वो नहीं हुआ, तो ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। आई मस्ट डू, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज। अब देखो ना, पहले हमारे समय में एवेन्यूज नहीं थे, इतने वो नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत कम था, अपॉर्चुनिटीज कम था, ये नहीं था, आईटी सेक्टर नहीं था डेवलप, कंप्यूटराइज से आज इतने हो गए, आज ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। तो आपने इतना हमको बताया मोबाइल में और इस सब के इंटरनेट के बारे में, तो हमें काफी फायदा हुआ। तो इस तरह से अपने माइंड में एक अपना एक सॉर्ट ऑफ एक प्लानिंग और एक टारगेट ये रखना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, कि हमको ये करना है, और टू अचीव दिस, अगर आप ये रखेंगे टारगेट कि हमको ये करना है, तो उसमें अधिकतर है कि आपको सफलता मिलनी चाहिए। और ठीक है, एक में नहीं हुआ तो हम कोई फ्रस्ट्रेट, डिसअपॉइंट ना हो, दूसरा ट्राई करेंगे इस तरह का। क्योंकि देखो ना, आपके ही साथ इतने स्टूडेंट होंगे, तो हर तो यूपीएससी में नहीं जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, हर वेरियस ब्रांचेज और फील्ड्स उसमें जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो अब इस जनरेशन में आप हैं, और यू आर लकी कि यू आर बोर्न इन ए गुड फैमिली, पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, गॉड हैज गिवन यू ऑल दिस थिंग, तो उसको हम यूटिलाइज करें, मेहनत करें। ठीक है, आप एंजॉय भी कीजिए, खाना पीना खाइए, एंटरटेनमेंट सब चीज हो लाइफ में, लेकिन आपको
मेहनत भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए अगर किसी से कोई गाइडेंस लेना हो तो यू शुड नॉट हेजिटेट, करना चाहिए। कहीं जाना हो या करना हो, जो सीखना हो, आप अपने पेरेंट्स से भी उनसे पूछिए, हाँ बात करिए कि मुझे मम्मी डैडी ये करना है, वो करना है। दे विल ऑल्सो एडवाइज यू विद देयर एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट यू। तो इस तरह से आप करोगे तो आप अच्छा करोगे, हमारा तो ये ख्याल है जी। चाहे हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आए, तो नॉट वेरी हाई फाई, और हमारे साथ भी लोग पढ़ते थे, कुछ थे बहुत कुछ रिच फैमिली के थे, वेरी इन्फ्लुएंशियल थे, उस तरह के मिला जुला के। कुछ हमारे से भी नीचे थे, कॉमन पुअर फैमिली से, वो भी मेहनत करते थे, वो भी आए हैं, कई आ गए हैं। तो इस तरह से वो तो देखो सोसाइटी में हर स्ट्रेटा के लोग होते हैं जी। तो ये अपना एफर्ट्स अपना ये करने का है, इन्वायरमेंट का, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है आपको आगे बढ़ने में। कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद हम खत्म करते हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे किसी भी चीज के बारे में? डू यू मीन कि रिलेटिंग टू माय सर्विस या अदरवाइज? एनीथिंग। ओके, आई सी। हाँ तो देखिए सोहन, अभी जो मैं देख रहा हूँ, आई एम 81 प्लस, और मैं जो देख रहा हूँ अभी, रिटायरमेंट भी कभी मेरा 21 साल हो गया। ओके। तो 60 साल में रिटायरमेंट होता है। हाँ। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का भी साथ ही हो गया है सबका। तो 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद हम कुछ और करते रहे ये सब। तो अब जब मैं देख रहा हूँ जो इस तरह का माहौल जो चल रहा है, तो कई चीजें ऐसा है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है, इन द सेंस कि चाहे पॉलिटिकल हो या ब्यूरोक्रेटिक हो या जहाँ भी हो, सोशल हो। तो मतलब ये है कि अभी देखते हैं कि हमारे समय में तो उन दिनों आबादी भी कम थी, इतना ज़्यादा वो नहीं था, डेवलपमेंट स्कोप और इस तरह का था। तो हम ये देखते थे कि कंटेंटमेंट ज़्यादा था, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, वन यूज टू फील कंटेंटेड। अब यह है कि काफ़ी एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ गए विद द चेंज, with the development, with the availability of all various gadgets and other things। तो लोगों के एस्पिरेशन से एक आदमी, कॉमन मैन का भी वो चाहता है कि हमारे घर में टीवी भी हो, ये भी हो, कंप्यूटर भी हो, ये सारी फैसिलिटीज हो, खाना भी ठीक मिले, रहने उड़ने का ठीक हो, सब चीज़, ड्रेस वगैरह और चीज़ें, बच्चे भी पढ़ें अच्छे से, तो सबका हो गया है। तो इट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। और फिर एक जो चीज़ है मटेरियलिज्म का, जो पहले ये था कि स्पिरिचुअलिज्म जो था, आध्यात्मिक, वो डोमिनेट करता था, और अभी मटेरियलिज्म का बोलबाला हो गया है बहुत ज़्यादा। तो जिसके पास पैसे हैं, इन्फ्लुएंस है, पावर है, वो हर काम करवा लेता है, चाहे राइट और रॉन्ग, किसी तरह से वो पहुंच पाता है वहां तक अपना। और बड़े बड़े तो आप देखो, अंबानी है, ये सब वो है, बहुत वो है। लेकिन इवन जो छोटे या मिडिल लेवल के ही हैं, या बहुत आपके बिल्डर्स हैं, बहुत लोग हैं, अपने कई पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं जो ग्रेटिफिकेशन से या और जो है इलीगल वे से पैसे कमा लेते हैं। वो भी बड़े बड़े बिल्डिंग, ये भी कितने अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं, कुछ करते हैं, और बहुत सारी गाड़ियां वगैरह, और बहुत वेल्थ इकट्ठा कर लेते हैं। एक्शन होता है, लेकिन फिर लीगल प्रोसेस भी बड़ा लंबा है, बहुत लंबा, 10-20 साल चलता है। उसके बाद पता नहीं किसी की डेथ हो जाती है, कोई विटनेस, कोई कुछ, तो वो फील होता है कि भाई अब क्या हो रहा है, बड़ा रैट रेस है। और अब ह्यूमन बीइंग, और जो कई लोगों का जो आपको जो नोबेल लॉरेट्स हैं, जो नोबेल प्राइज वगैरह के, उनकी भी कई जगह रिकॉग्निशन नहीं होती है, क्योंकि और पोइट वगैरह जो थे उन दिनों,
उनका तो सबका एंड जैसे निराला था, आज कोई वो थे जब अपना बहुत सारे, तो वो गरीबी में मरे, उनको कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि उनको कोई पेंशन नहीं था, उनका कोई सिक्योरिटी नहीं था, सोशल सिक्योरिटी। तो अंत में वो पहले तो कविता लिखते थे, तो बुक्स वगैरह था तो ठीक था, उससे पैसे आ जाता था। बाद में उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल रही। तो उसी तरह जो संत वगैरह थे उनका भी लेकिन चलो ये तो नहीं कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म हैज फिनिश्ड, कैन नॉट से। अभी भी है, स्पिरिचुअलिज्म है और लोग मानते हैं, एंड वी हैव फेथ इन गॉड, वो भी तो स्पिरिचुअलिज्म है। और हम मानते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग के अलावा देयर इज समथिंग बिगर, समथिंग यू नो ऑल परवेडिंग, जो सबको कंट्रोल करता है। तो हम जाते हैं ना अपना मस्तिष्क मंदिर में माथा टेकते हैं, ये तो वी बिलीव, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, क्रिश्चियन, सभी जाते हैं ना अपने अपने चर्च में, टेम्पल में, गुरुद्वारा में। तो अभी भी मानते हैं कि देयर इज सम पावर, सुपर पावर जो हम परवेद करता है सबके ऊपर, और कोई देख रहा है, उससे एक फियर भी होता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, गलत है। फिर भी लोग करते हैं, वो तो होता रहेगा, पहले भी होता था, अब भी है। तो उस सबसे फील होता है कि भाई देखो, अभी हम गए थे अपने गांव वगैरह होकर के आए, देख करके आप गांव में भी बिजली है, टीवी है, ये है, वो रोड बन गया, तो शहर और गांव में फर्क कम रह गया, सब फैसिलिटीज वहां भी है। तो फिर भी देखते हैं कि लोग जो है वहां भी एक दूसरे के कोई उसमें प्रॉपर्टी को काबू करने में लगे हैं, जो नहीं रहता है वहाँ कुछ गलत सलत करने में लगे हैं, पैसा कमाने में लगे हैं। जो गांव के प्रधान वगैरह हैं वो, उनको भी फंड्स बहुत आता है, तो पैसे अपना इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह का। तो दिस इज यू नो इल्स ऑफ सोसाइटी, इस तरह का हो जाता है। बट आई कैन नॉट से कि भाई वो बहुत पहले नहीं था, बहुत पहले था, बहुत कम था, विजिबल नहीं था, अब ज्यादा हो गया है। और पॉलिटिशियंस भी, चूंकि इलेक्शंस वेरी एक्सपेंसिव हैं, तो उनको पैसा चाहिए, तो इंडस्ट्रीज से उनको पैसा चाहिए, और जो टैक्स इवेजन करते हैं और जो गलत आदमी हैं उन लोगों से पैसा लेते हैं, क्योंकि खर्चा करना है उनको। हालांकि अब तो उनको बहुत पैसा भी मिलता है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स के भी पे वगैरह अच्छे कर दिए हैं, पेंशन, टीए, और उनको कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है, वो जो 3-3 करोड़ क्या क्या, उसमें भी बहुत पैसे खा लेते हैं। तो अब स्कोप तो बहुत है, फिर भी ये है कि अब इस तरह का है कि भाई एक मटेरियलिज्म को बढ़ावा देना, दैट आई फील इज बैड। स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म का जब ज्यादा बोलबाला रहेगा, उस तरफ हम रहेंगे, तो क्राइम और जो इल्स हैं, वो सोसाइटी में जो गलत चीजें हैं वो कम होगी जी। जैसे कई जगह पंजाब वगैरह में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में ड्रग्स का बहुत है, ड्रग्स माफिया, और ड्रग्स तो ऐसी चीज है जो कि इंसान को खत्म कर देता है। और वो अगर यंग आदमी ड्रग के चक्कर में पड़ जाए तो उसकी लाइफ हेल हो जाती है और हेल्थ तो होता ही है, लाइफ हेल हो जाती है। तो ड्रग का मेनेस है, और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो पैसे उससे आने पर लोग गलत तरफ चले जाते हैं। तो वो नहीं जाना चाहिए। पैसे का यूटिलाइज करो, पैसा है तो उसको बचा करके आप देखो कहीं प्रॉपर इन्वेस्ट करो, ताकि आपके पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाएंगे उनको भी सपोर्ट करना, आपकी फैमिली होगी, यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव मोर लायबिलिटी, चिल्ड्रन होंगे तो उनको भी तो आप सपोर्ट करोगे। हमारे समय में थोड़े से सैलरी मिलता था, अब उस समय में चीजें सस्ती थी तो हम मैनेज, आजकल थोड़े सैलरी में नहीं काम चलता। अब बेंगलोर ऐसे जगह, मुंबई, दिल्ली वगैरह में रहना मुश्किल होता है। फ्लैट एक लोग 1-2 रूम, तब कितना किराया है, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का, बहुत चीजें। तो यू विल हैव टू यू नो बी सेल्फ सपोर्टिंग एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई हमारे पास इतना ऐसे फंड्स हो कि ताकि हमको दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और कम से कम आई शुड बी एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो
तो अब ठीक है, आप पैसे का वो करो कि भाई पैसे तो चाहिए, अब आगे लोगों को बढ़ना भी चाहिए, प्रॉस्पर करना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि हम गलत सोसाइटी में पड़ जाएं पैसे के चक्कर में, तो हमारी फैमिली और मेरा लाइफ खुद हेल हो जाए। जी जी आई शुड बी ए हैप्पी एंड हाँ एंड ए क्लीन पर्सन बाय एंड लार्ज, हैप्पी हेल्दी, ताकि आपको इवन किसी भी एज में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा बीमारी ना हो, हेल्थ ठीक रहे, आपका एजुकेशन जो है, जॉब सेटिस्फैक्शन सारा ठीक रहे, आपको अपने रहने के लिए, खाने पीने, अपने परिवार के लिए सफिशिएंट फंड्स भी हो, फ्यूचर के लिए भी आपको बचाना है, सिक्योरिटी, हाँ, जी बिल्कुल, क्योंकि कई जगह कई सर्विसेज में, जैसे हमारे में तो मान लो पेंशन है, अब जो सिविल सर्विसेज में भी आ रहे हैं 2004 के बाद, तो उनको पेंशन नहीं है, ऑप्शनल है, तो VRS ले लेते हैं वो, तो उनको एक एट ए टाइम अच्छा फंड्स मिल जाता है कि वो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी कई ऑफिसर जो है उसको खा पी जाते हैं, तो उनकी बराबर हो जाती है। जो केयरफुल है उसको प्रॉपरली, जैसे म्यूचुअल फंड है कहीं और अच्छे जगह में इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं तो वो ग्रो करता है, और उससे आपको या फैमिली को सबको हेल्प मिलता है। तो और जो कई लोग हैं अपने खाने पीने में मस्त रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता है जी, तो वो फंड्स तो कई साल में, कुछ साल में वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का मेरा है कि इट शुड बी ए बैलेंस्ड लाइफ, और ना तो ज्यादा बहुत हाई फाई में रहे, ना बहुत लो में, अपना एक डिसेंट लाइफ लीड करें, और आपका अपना अपने परिवार के साथ ठीक हो, सोसाइटी में भी अच्छा हो, अपने कलीग्स के साथ और जो बॉस हैं सबके साथ अच्छा इक्वेशन रहे जी, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो, अच्छी लाइफ, एंड यू कैन ग्रो और डेवलप करें, आगे बढ़ें, प्रॉस्पर करें, आप तरक्की हो, प्रमोशंस हो कहीं भी किसी भी जॉब में, तो वो लाइफ अच्छी है, खुश रहें और ठीक रहें, आप घूमे फिरे भी, जी जी, सीखे भी, दुनिया देखेंगे तो सीखेंगे ना, तो इस तरह का ठीक रहता है। चलिए आपके साथ बात करके मुझे तो बहुत ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो बहुत ही थैंक यू। मुझे आज ये हमारी शायद सबसे लंबा हमारे चैनल का इंटरव्यू रहा है, करीबन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का इंटरव्यू रहा है आपका। I must have digressed. नो it was awesome. बहुत सीखने को मिला है आज कि मैं थोड़ा, मेरी यही हैबिट है कि मैं थोड़ा आउट ऑफ भी वो, मतलब आई एम नॉट कन्फाइंड टू सब्जेक्ट समटाइम्स, तो वो चूंकि मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस सब से, एंड ऑल दिस, जैसे मैं अंडमान में था, पोर्ट ब्लेयर में, तो आई वाज एएसपी, तो आई कॉट सम लाइव जारबाज, 3 जारबाज, उनके पास एरोज एंड बो होते हैं, और वो सॉल्ट नहीं खाते, जंगलों में रहते हैं, तो ह्यूमन बीइंग, वो जंगली है, तो वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को देख करके उसको शूट कर देते हैं। और हमारे पुलिस वाले के भी कई बार, बुश पुलिस होता था, जंगली पुलिस, जंगल में उनकी पोस्ट होती थी, तो उनके वेपन वगैरह, राइफल वगैरह छीन के ले जाते थे। तो हमने 3 को पकड़ा, 1.5 महीना रखा जेल में, सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में। फिर होम मिनिस्ट्री से आया कि नहीं इनको रिलीज कर दे, तो हमने ड्रॉप भी किया जाके, उनको गिफ्ट दिया, सब कुछ, उनको सिनेमा भी दिखाने गए। हाँ, दे यूज्ड टू स्मोक आल्सो, और वो खाते क्या थे, पोर्क, उनका फेवरेट पोर्क है, बनाना है, और सब चीजें, वो जंगली फ्रूट और ये सब, तो उनको रखा हुआ थे। तो ये कि तुमको विन ओवर करने के लिए, देवर हॉस्टाइल, उस तरह से रखा उनको करके, तो बड़ा इस सब तरह का एक्सपीरियंस रहा। आई लर्नड अ लॉट, इस तरह का बहुत। मुझे तो एक्चुअली काफी मजा आया ये सब जान के। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू मिस्टर रोहित सिंह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सोहन, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड यू आर ए यंग पर्सन, और आपकी लाइफ में हर तरह की सफलता मिले, अच्छा करो इस तरह के। एंड वी हैव
to learn a lot from you people, young people, और हम भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, बात करते हैं आप लोगों से तो अच्छा लगता है। थैंक यू Thank you very much. Okay, all the best.